गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था रॉक्स यानी अपनी चट्टाने के। चट्टानों को तीन प्रकार में डिवाइडेशन किया। सबसे पहले इग्निस रॉक यानी आग्नेय चट्टाने, और दूसरा जो प्रकार था अवसादी चट्टाने जिसको अपने सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और उसके बाद तीसरा जो टॉपिक होगा ये मेटामॉर्फिक रॉक यानी जो कायांतरित चट्टाने यानी जिसको रूपांतरित चट्टाने भी कहा जाता है। तो अपनों ने आग्नेय चट्टाने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। आज अपना टॉपिक रहेगा अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने क्या होती है, कैसे बनती है, इनका निर्माण कैसे होता है, सारी प्रक्रिया अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने अवसादी चट्टाने। अवसादी जो चट्टाने हैं जो सेकंड है, यानी बात करें अवसादी चट्टानों को अपने परतदार चट्टाने भी कहा जाता है। इन्हीं को बोलेंगे अपने परतदार चट्टाने। यही अपनी चट्टान होगी तलछटी चट्टाने। तलछटी चट्टाने इन्हीं चट्टानों को, और इन्हीं को अपने कहेंगे अपने सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट रॉक्स। तो अवसादी चट्टानों को अपने स्टार्ट करते हैं। अवसादी चट्टानों को अपनी अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टाने। सेडिमेंट्री जो शब्द है, ये जो शब्द है कौन से? लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा के किसके? सेडिमेंटम। सेडिमेंटम से बना है। और इस सेडिमेंटम का जो अर्थ होता है नीचे बैठ जाना। नीचे बैठ जाना। क्या है? नीचे बैठ जाना। इनका निर्माण कैसे होगा? देखो, मान लीजिए इग्निस रॉक है जिसको अपने प्राथमिक चट्टाने बोलते हैं। आग्नेय चट्टाने इग्निस रॉक, प्राइमरी रॉक्स, और ये कौन सी होगी? सेकेंडरी रॉक्स भी बोलेंगे इसको, यानी द्वितीयक चट्टाने। यही है अवसादी चट्टाने। अब ये जो इग्निस रॉक है, आग्नेय चट्टाने, इन आग्नेय चट्टाने का क्या हुआ? अपने कहेंगे वेदरिंग हुआ। वेदरिंग यानी क्या हुआ? अपक्षय। अपक्षय प्लस में ये क्रिया हुई कौन सी? अपरदन की क्रिया हुई। अपक्षय प्लस में अपरदन यानी एरोजन। अपक्षय और अपरदन की क्रिया के दौरान इन चट्टानों में क्या होगी? टूटन फूटन हुई, और ये चट्टानें जाकर कहाँ होगी? वायु के द्वारा, कह दें अपने जल के द्वारा, ये सारी चट्टानें यहाँ पर आकर जमा हो गई। जमा होते ही तो इन चट्टानों का जो निर्माण, ये जो परतें बनी, इनको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी रॉक, द्वितीयक चट्टानें। ये द्वितीयक यानी प्राइमरी तो रॉक बोलेंगे इग्निस रॉक को, आग्नेय चट्टानों को, इनके टूटन फूटन से बनी है, यानी अपक्षय और अपरदन क्रिया के दौरान बनी है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? ए रॉक्स ब्रेक डाउन ऑन द प्लेस कॉल्ड क्या? वेदरिंग। चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपने कहेंगे अपक्षय। एरोजन में ये डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक यानी गतिशील प्रक्रिया अपरदन। और वेदरिंग कैसी है? स्थैतिक। चट्टानें अपने स्थान पर टूटने की, बिखर गई, तो वो तो है अपक्षय। जब यही क्या होगा? एरोजन में क्या होगा? गतिशील प्रक्रिया, वायु के द्वारा, चाहे जल के द्वारा, चाहे अपने हिमोड के द्वारा, देखें ये यहाँ से चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देगी। तो ये जो निर्माण होगा चट्टानों को, इनको बोलेंगे द्वितीयक चट्टानें। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रॉक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं आग्नेय चट्टानों की अपरदन व अपक्षय क्रिया के दौरान, अपक्षय क्रिया के दौरान अवसादों का अन्यतर जगह पर निक्षेपण क्रिया के दौरान, निक्षेपण क्रिया के दौरान बनी चट्टानों को क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टानें बोलते हैं। यानी बनी किससे? आग्नेय चट्टानों से।
और इन्हीं में देखा जाए, इन चट्टानों में क्या पाया जाता है? इन चट्टानों में सिलिका, कैल्साइट व लोहांश तत्व, लोहांश जो तत्व है इसके कैसे हैं? इसके संयोजक तत्व है, संयोजक तत्व है। यानी इसमें सिलिका का कंटेंट मिलता है हाईएस्ट, और उसमें कैल्साइट का और कोना लोहांश यानी आयरन की मात्रा क्या मिलती है अपने को? अधिक मिलती है। तो ये सेडिमेंट्री का अपने लोगों को शब्द देखा कि कौन सा? लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से बने, जिसका अर्थ है नीचे बैठ जाना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अवसादी चट्टानें जो भूपर्पट्टी के आयतन के यानी अगर टोटल वॉल्यूम का देखा जाए अपनी भूपर्पट्टी का, तो अवसादी चट्टानें भूपर्पट्टी के टोटल वॉल्यूम के कुल आयतन के केवल 5% भाग पर मिलती है। केवल 5% भाग पर ये मिलती है। ठीक है, भूपर्पट्टी की टोटल वॉल्यूम के कितना? केवल 5% भाग पर, तथा 95% आग्नेय चट्टानें, जिनको अपनी प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टानों से बनी होती हैं। यानी केवल 5% ही कौन सा मिलेगा? अवसादी चट्टानें। लेकिन यहां पर यह बात अपने को बिल्कुल याद रखनी है कि स्थल मंडल यानी जो अपना लिथोस्फीयर है, जिस पर अपने रह रहे हैं, स्थल मंडल के 75% भाग को अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है। यानी अगर बात करें, ये अपनी पूरी अर्थ है इसका, ये वाला जो लिथोस्फीयर है इसका लगभग कितना? 75% जो पार्ट है वो किससे है? अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है। और ये क्या मिलती है? पर 25% क्या बची? आग्नेय चट्टानें। अगर भूपर्पट्टी में देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो केवल 5% भाग पर ही क्या मिलती है अपने को? अवसादी चट्टानें मिलती हैं, और बाकी क्या मिलेगी अपने को? आग्नेय चट्टानें। ये वाली बात, ये गहराई के अकॉर्डिंग है भूपर्पट्टी में, और ये अपने स्थल मंडल पर है। तो अवसादी चट्टानें पर्दार तलछटी चट्टानें होती हैं। अब देखो, इन चट्टानों की अपने पढ़ते हैं विशेषताएं। इन चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट अपने सारी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। यह चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। परतदार चट्टानें होती हैं। कैसी हैं? यानी लेड फॉर्म में बनती है। कैसे? ये पर्वत है, इस पर्वत से क्या हुआ? वायु के द्वारा, अपने कहेंगे जल के द्वारा, नदियों के द्वारा यहाँ पर बनाएगी मिट्टी, ये इस साल जमा होगी। नेक्स्ट,
ये उसके ऊपर जमा होगी और ये क्या होगी, उसके ऊपर जमा होगी। तो ये क्या, इनमें लेयर बनेगी, क्या बनेगी, लेयर। तो यह चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। सेकंड, इन चट्टानों में क्या पाया जाता है, जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, यानी जीवाश्म पाए जाते हैं। ध्यान रखनी है बात, पाए जाते हैं, जीवाश्म मिलेंगे। जो आग्नेय चट्टानें थी उसमें फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, नॉट कंटेन ऑफ फॉसिल्स बट इन विच कंटेन ऑफ फॉसिल्स, यानी जीवाश्म इसमें मिलेंगे। थर्ड नंबर देखें, इन चट्टानों में क्या, जो जोड़ है, जोड़ यानी जॉइंट पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं। जोड़ कह दो या इसमें क्या कह दो, रंध्र, रंध्र पाए जाते हैं, यानी होल्स मिलेंगे इसके अंदर, रंध्र पाए जाते हैं। 4 नंबर पर इसकी विशेषता देखें, इन चट्टानों में रवे नहीं होते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें रवे नहीं मिलते और आग्नेय चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। 5 नंबर पर, यह चट्टान संगठित व असंगठित दोनों अवस्था में मिलती है, दोनों अवस्था में मिलती, यानी जो आग्नेय चट्टानें थी वो सिर्फ संगठित अवस्था में मिलती थी, और ये संगठित और असंगठित दोनों। संगठित का मतलब यानी किसी भी रॉक्स में जितने भी क्या होते हैं उसमें तत्व होते हैं वो निश्चित मात्रा के अनुसार हैं तो वो संगठित होगी। असंगठित जिसमें मात्रा निश्चित नहीं है वो सारी क्या होंगी, असंगठित परत होगी। 6 नंबर पर, अवसादी चट्टानों पर दबाव बढ़ने के कारण, अगर अवसादी चट्टानों पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, दबाव बढ़ने के कारण इनमें वलन पड़ जाता है, वलन पड़ जाता है, यानी इसमें क्या पड़ जाएगा, वलन, यानी फोल्ड हो जाएगी, जिससे अपनति व अभिनति, अभिनति का रूप लेती, यानी जब इसमें मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सेडिमेंट है, ये सेडिमेंट है और इधर से रॉक्स अलग है, इधर से रॉक्स, इन दोनों ने यहाँ पर क्या लगाया, इस पर प्रेशर लगाया, तो ये वाली ज़्यादा प्रेशराइज होगी तो ये इसमें क्या पड़ जाएगा, फोल्ड पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, फोल्ड, यानी इसमें वलन पड़ जाएगा, यानी ये अपनति और अभिनति में बन जाएगी। ये एंटीक्लाइन है और ये क्या है, सिनक्लाइन, ठीक है, ये सिनक्लाइन है और ये एंटीक्लाइन है। अपनति और अभिनति में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर इसमें और प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ये वलन क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो अपनति और अभिनति अत्यधिक दबाव से और अत्यधिक दबाव से और अत्यधिक दबाव से क्या होगा, इनमें दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, यानी इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी, यानी नदियां जब पर्वतीय भागों से क्या रहती हैं, यानी अपरदन कर क्या लेके आती है, मिट्टी आती है। जब मैदानी भागों में जब क्या होगा, इसका जमाव होगा, तो नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी पर अधिक तापमान के कारण
जब इन पर अधिक तापमान बढ़ेगा, मैदानी भागों में तापमान अधिक होता है, अधिक तापमान के कारण इनमें दरारें पड़ जाती यानी क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पंख फटन या मड क्रैक कहा जाता है, यानी अपनी मड क्रैकिंग बोलते हैं इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और लिख देते हैं, यानी जो नेक्स्ट विशेषता है, अवसादी चट्टानें जो मुलायम भी हो सकती हैं, मुलायम जैसे क्या होता है, चीका मिट्टी, यानी बात करें अवसादी चट्टानें मुलायम भी हो सकती है जैसे चीका मिट्टी, और कठोर भी हो सकती है, वह कठोर भी हो सकती है। कठोर भी कौन सी होगी, जैसे अपनी बलुआ पत्थर की बात रही, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, ठीक है, ये कठोर भी हो सकती है और क्या मुलायम, दोनों हो सकती हैं। ये सारे जितने भी विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं किसकी हैं, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब पढ़ें अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अपने सेडिमेंट रॉक्स। इसका क्लासिफिकेशन अपने दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले कौन सा क्लासिफिकेशन होगा? निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर इसका जो दूसरा प्रकार होगा, आपने दूसरा प्रकार पढ़े, निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने वाले साधन के आधार पर। दो पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है, यानी अगर निर्माण प्रक्रिया में अवसादों के आधार पर डिवाइडेशन करें और दूसरा उसके बाद साधन के आधार पर, तो पहला प्रकार है निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर। इसी को भी अपने दो पार्ट्स में डिवाइडेशन करते हैं। पहला इसमें आएगा खंडज सेलें और दूसरी कौन सी आएगी? अखंडज सेलें। खंडज सेलें और दूसरी क्या आएगी इसमें? अखंडज सेलें, यानी ऐसी सेलें जिसका खंडन हो जाता है तो खंडज है, जिसका खंडन नहीं होता वो कौन सी? अखंडज सेलें। पहले अपने इसको डिवाइडेशन करते हैं, कौन सा? खंडज सेलें। खंडज सेलें क्या चीज़ है? यानी इसका जो फर्स्ट टाइप आ रहा अपने पास खंडज सेलें। खंडज सेलें वो होगी, यानी कौन सी होगी? अपक्षय की यांत्रिक क्रियाओं के दौरान। अब आपको इस सर यांत्रिक क्रिया क्या चीज़ है? अब यांत्रिक क्रिया में कोई भी शामिल हो सकते हैं। मान लीजिए ये पर्वत है, इस पर्वत पर क्या हुआ?
दिन के अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रात को टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर का बढ़ना कम होना, टेम्परेचर का बढ़ना कम होना, यानी कई सालों तक ऐसा रहे तो ये चट्टान ऊपर वाली परत इसकी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इस चट्टान का क्या हो जाएगा, अपरदन। तो ये यांत्रिक क्रिया है। अपक्षय की यांत्रिक क्रिया के दौरान चट्टान की ऊपरी परत क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, ढीली हो जाती है। जो बारीक कणों है, जो अपने कह देते बारीक कणों वह बड़े टुकड़ों में टूट जाती है। यानी आपने स्मॉल पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल्स में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब क्या होगा, बड़े चट्टानों बारीक कणों टूट गई। टूटने के बाद क्या होगा, टूटने के बाद क्या होगा, इसमें होगा अपरदन के विभिन्न साधन। अपरदन के विभिन्न साधन, विभिन्न जो साधन है, साधन कौन कौन से होते हैं, साधन हो सकते हैं वायु हो सकते हैं, हिमानी हो सकती है, नदी हो सकती है, जल हो सकते हैं। अपरदन के विभिन्न साधन इन कणों को कहीं दूर निक्षेपित कर दिया जाता है, जिससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट पढ़ते इसमें आगे। देखो इसमें अपने को ध्यान रखना है, यानी मूल शेल के विखंडन से, यानी मूल शेल का क्या हुआ, विखंडन हुआ, और उसको परतदार रूप में क्या हो गया, जमाव। मूल शेलों के विखंडन से परतदार रूप में अवसादों के जमाव को, अवसादों के जमाव को खंडज शेल या कैल्स्टिक रॉक कहा जाता है। इसको अपने क्या बोलेंगे, कैल्स्टिक। यानी जो खंडज शेल है उनको क्या बोलेंगे, कैल्स्टिक रॉक बोलेंगे। अब देखो इस श्रेणी में कौन कौन सी चट्टानें आई। सबसे पहले तो अपने बात करें बालू का पत्थर आएगा। बालू का पत्थर के बाद कांगलम रोट, और उसके बाद क्या आएगा, लोएस की, ठीक है। बालू का पत्थर, कांगलाम रोट, लोएस, ये सारे इसमें आ जाएंगे। सिल्ट भी आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, चीका मिट्टी भी आ जाएगा। कौन सी मिट्टी, चीका मिट्टी भी इसके अंदर आ जाएगा। अब इसमें अपने देखने हैं बालू का पत्थर क्या है।
सबसे पहले इसमें डालें इसमें बालू का पत्थर। बालू का पत्थर क्या चीज है? यानी प्राथमिक चट्टानों में, यानी जो अपनी इग्निस रॉक थी, प्राथमिक चट्टानों के अपरदन के दौरान, यानी उनका क्या हो गया? अपरदन। प्राथमिक चट्टानों के अपरदन के दौरान क्या होगा? प्राथमिक चट्टानों के अपरदन के दौरान इन चट्टानों का के निर्माण में क्वार्टस की मुख्य भूमिका होती है। क्वार्टस की मुख्य भूमिका होती है। यानी इसमें क्वार्टस की क्या, यानी मुख्य भूमिका किसमें होगी? क्वार्टस की क्या होगी? मुख्य भूमिका होगी। बालू का पत्थर में क्या मिलता अपने को? सिलिका, कैल्शियम व लोह ऑक्साइड के तत्वों की प्रधानता रहती है। तत्वों की क्या रहती है? प्रधानता रहती है। यानी इसमें बालू का पत्थर में सिलिका, कैल्शियम और उसके बाद आयरन जो ऑक्साइड है, इनमें क्या रहेगी? इसमें प्रधानता रहेगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड इसी में आ रहा है कांग्लामरेट। कांग्लामरेट क्या चीज है? यानी इसके निर्माण में रेत के साथ, इसके निर्माण में रेत के साथ, ये वाली बात ध्यान करनी है। यानी रेत के साथ क्या मिलेगा? प्लस में बात करें कंकड़ पत्थर मिलते। कंकड़ पत्थर मिलते हैं। इसमें रेत के साथ क्या मिलेगा? इसमें ध्यान रखना है कंकड़ पत्थर मिलेंगे। अगर मुलायम और गोल आकार के, ध्यान देना, मुलायम व गोल आकार के कणों को, मुलायम अथवा गोल आकार के कणों को क्या बोलते हैं? पेबुल कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेबुल क्या है। यानी क्या होगा? यानी जो गोल आकार के जो होंगे, जो पत्थर होंगे, यानी बिल्कुल चिकने और गोलदार पत्थर, मुलायम अथवा गोलदार पत्थरों कणों या ऐसे कह दो मुलायम अथवा गोल आकार के टुकड़ों को पेबुल कहा जाता है। पेबुल कहा जाता है। दूसरा देखो, अगर पेबुल के साथ क्या मिल जाए? अपने चिका मिट्टी मिल जाए। पेबुल के साथ क्या मिल जाए? अगर चिका मिट्टी सम्मिलित हो जाती है, साथ चिका मिट्टी अगर सम्मिलित हो जाती है, तो इसे ग्रेवल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवल कहते हैं। ध्यान रखनी है बात, चिका मिट्टी के साथ यानी पेबल के साथ अगर चिका मिट्टी मिल जाएगी तो उसको ग्रेवल करेंगे।
यानी अपने कहीं त्रिकोण आकार के टुकड़ों को, वही अपनी जब ज्वालामुखी पड़ेगा त्रिकोण आकार के यानी ट्रायंगुलर शेप के त्रिकोण आकार के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ब्रेसिया कहा जाता है। ब्रेसिया कहा जाता है। ठीक है, ये सेकंड अपना कांगलामेरेट का क्या हुआ? पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते अपनी चीका मिट्टी। चीका मिट्टी क्या चीज़ है? थर्ड नंबर पर देखें चीका मिट्टी। यानी अपने इसको कहीं क्ले। चीका मिट्टी क्या चीज़ है? चीका मिट्टी में क्या होगा, इसमें लिख देते हैं। प्राथमिक चट्टानों के अपरदन से निर्मित बारीक कण, सबसे बारीक कणों के जमाव को ऐसे लिख दो, बारीक कणों के जमाव को चीका मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? चीका मिट्टी। अब इनको कणों का व्यास देखा जाए, अगर इनके कणों के व्यास को देखा जाए, अगर कणों का क्या जो व्यास है, व्यास अगर 1/32 से 1/256 mm है, बात ध्यान करना, 1/32 से लेकर 1/256 mm है, तो इन कणों को क्या कहा जाएगा? इन कणों को क्या बोलेगा? सिल्ट। इनका व्यास 1/2 है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? सिल्ट कहते हैं। ठीक है, 1/32 से लेकर 1/256 क्या बोले अपने? सिल्ट। अगर 1/256 से 1892 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अपनी चीका मिट्टी। तो यहां लिख देते हैं, अगर व्यास कितना हो जाए? 1/257 से 257 से कितना? 1/8192 mm हो जाए, ये उससे कम बारीक है, ये सबसे ज़्यादा बारीक है। इन कणों को है तो इन्हें क्या बोलेंगे? अपनी चीका मिट्टी बोलेंगे। चीका मिट्टी। बच्चों बात ध्यान रखनी है, इनको क्या बोलेंगे? चीका मिट्टी बोलेंगे। इसको चीका मिट्टी बोलेंगे, सिल्ट। तो ये अपने को mm ध्यान रखना है भी, कणों का व्यास 1/32 से 1/256 mm है, इसको बोला जाएगा सिल्ट बोला जाएगा। अगर यही आकार 1/257 से लेकर 8192 है, तो इनको क्या बोलेंगे? चीका मिट्टी कहा जाता है। अब जितने बारीक कण होंगे उसकी पारगम्यता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। यानी बिल्कुल देखो, ये स्थल भाग, इस साल में बिल्कुल क्या है? बारीक कण है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक कण है, बहुत ज़्यादा बारीक कण होगी। अगर इसके अंदर जल आएगा तो इसमें क्या होगा? यानी इसकी पारगम्यता कम होगी। अगर सनलाइट आई तो भी इनकी अंदर बहुत कम जा पाएगी। तो इस मिट्टी की पारगम्यता बहुत कम होती है, बहुत ही क्या होती है? कम होती है। इसी पारगम्यता होती है बहुत। आप देखो नोट लगा लेंगे। नेक्स्ट, इन अति बारीक कणों से चीन का जो लोएस का मैदान है, चीन के लोएस का पठार का, देखो इन अति बारीक कणों से ही चीन के लोएस के पठार का निर्माण होता है। लोएस के पठार का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो
तो देखिए इसका स्क्रीन जो ये सारे के सारे कौन सी होगी अपनी खंडज सेलें। इसके बाद पढ़ेंगे अपनी अखंडज सेलें। अखंडज सेलें कौन सी होती हैं उसके बारे में। अखंडज सेलें, दूसरा टाइप आ गया इसका अखंडज सेल, यानी इसका बी पॉइंट। सबसे पहला पढ़ा था खंडज और उसके बाद अखंडज। अब अखंडज सेल के भी प्रकार है। सबसे पहले जैविक तत्वों से, कौन से तत्वों से? जैविक तत्वों से जो मिलकर जो बनती है, जैविक या कार्बनिक तत्वों से निर्मित चट्टान। जैविक तत्वों से यानी इनका निर्माण कैसे होगा? जीव जंतु। तो लिख सकते हैं इन चट्टानों के निर्माण में जीव जंतुओं के अस्थि पंजर व वनस्पति का क्या रहता है? जमाव। वनस्पति का यानी इन चट्टानों के निर्माण में जंतुओं के अस्थि पंजर व वनस्पति से होता है। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा है। इन्हें भी कितने भागों में बांटा गया है? इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें कितने पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया। सबसे पहला कौन सा है? चूना प्रधान सेल। चूना प्रधान सेल। अब चूना प्रधान, इसमें किसकी मात्रा आई? चूने की मात्रा आई। तो यहां पर लिख सकते हैं यानी आपने कह सकते हैं जीव जंतुओं में, इसमें वही होगा जीव जंतुओं के अस्थि पंजर व वनस्पति के जमाव से जो बनी चट्टान, उन्होंने क्या बोले जाएंगे? अपने के चूना प्रधान सेल है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में क्या है? खड़िया मिट्टी। बच्चों जो खड़िया मिट्टी जो एग्जाम्पल है वो किसका है? अपने कहेंगे चूना प्रधान सेल। एक और दूसरी तो है ही अपने पास चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो चूना पत्थरों जो खड़िया मिट्टी है, जीव जंतुओं के अस्थि पंजरों, ठीक है, उनके द्वारा बनी चट्टानें चूना प्रधान सेल। अब दूसरा देखो यहाँ पर क्या होता है? समुद्र के अंदर जीव होता है जिसे परवाल या अपनी मूंगा कहते हैं। वो अपनी बॉडी से क्या छोड़ता है? चूना छोड़ता है। उन चूने के जमाव से जो बनी चट्टानें कौन सी है? अपने चूना प्रधान सेल के बाद दूसरा कौन सा है? कार्बन प्रधान सेल। बी नंबर इसमें आ रहा है कार्बन प्रधान सेल। दूसरा टाइप है कार्बन प्रधान सेल। अब कार्बन प्रधान सेल कौन सी होगी? जिसमें कार्बन की मात्रा होगी। जिसमें किसकी मात्रा होगी? कार्बन की मात्रा होगी। वो कौन सी होगी? कार्बन प्रधान सेल है। इसमें लिख सकते हैं वनस्पति के भूगर्भिक हलचल के दौरान यहां लिख सकते हैं दौरान नीचे दब जाने से क्या निर्माण हुआ? कार्बन प्रधान सेलों का। कार्बन प्रधान सेल जैसे अपने कहें अपने क्या? कोयले का निर्माण हुआ। कोयले का
निर्माण। इसमें क्या कंटेन ऑफ क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। या अब कोयले के भी 4 प्रकार हैं। सबसे पहला कौन सा, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के बाद दूसरा कौन सा, बिटुमिनस। बिटुमिनस और बिटुमिनस के बाद तीसरा कौन सा है, लिग्नाइट। लिग्नाइट और 4 नंबर पर देखा कौन सा, पीट कोयला। तो ये सारी कैसी हैं, कार्बन प्रधान शैली। ठीक है, कोयले का जवाब क्या होता है, कार्बन प्रधान शैली। यानी इसका निर्माण कैसे हुआ, वनस्पति के भूगर्भिक हलचल, यानी भूगर्भिक हलचल हुई, उसके नीचे दौरान नीचे दब गई और उसके बाद कार्बन प्रधान शैलों का निर्माण हुआ। इसमें जो कोयला बना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये सबसे अच्छा कोयला होता है। कंटेन ऑफ इसमें क्या, जो अपने कार्बन की मात्रा 80% होती है, लगभग इसमें कितनी होती है, 45%। इसे 45% कम। और सबसे उत्तम श्रेणी का कौन होता है, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस। भारत सर्वाधिक जो उत्पादन करता है कौन सा है, बिटुमिनस प्रकार का। तो ये कौन सी, कार्बन प्रधान शैली। और दूसरा देखिए अपने नेक्स्ट, सिलिका प्रधान शैली। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसको आगे करते हैं। अखंड सेलों में तीसरा जो प्रकार आ रहा है, सिलिका प्रधान शैली। सिलिका प्रधान शैली। सिलिका प्रधान, जिसमें क्या होगी, सिलिका की मात्रा होगी, यानी प्रारंभिक जीव अपन इसको रेडियोलेरियम, डायटम और उसके स्पंज, रेडियोलेरियम, डायटम व स्पंज के कारण इनका निर्माण होता है। यानी प्रारंभिक जीव है जो रेडियोलेरियम, डायटम और स्पंज के कारण इनका क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, इसमें कौन सा आएगा, एक तो अपनी बात साल्ट कह सकते हैं, नमक, और क्या आ सकता है, जिप्सम और कौन सा, नमक, इसके एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे निर्माण प्रक्रिया में, यानी साधन के आधार पर। अगर अपने देखिए अपने साधन के आधार पर सबसे आयोलिन है। इसका सबसे पहले पढ़ा है आयोलिन। आयोलिन को कहें अपने वायु द्वारा निर्मित शैली। यानी इसमें प्रभाव किसका रहेगा, वायु का प्रभाव, यानी वायु तेज चलेगी, उसके प्रभाव के कारण जो शैलें बनेगी, पदार्थ शैली, उनको आयोलिन कहेंगे। यानी इसका निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है, रेगिस्तानी भागों में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, रेगिस्तानी भागों में क्या, वायु द्वारा निर्मित शैलें बनेगी। ठीक है, जैसे क्या बन गया, एग्जाम्पल में कौन सा बना, चीन का लोएस पठार। चीन का लोएस का जो पठार, लोएस का जो पठार बना है वो वायु द्वारा निर्मित। दूसरा बात करें एक्विस की बात करें, एक्विस यानी अपनी जल द्वारा निर्मित चट्टान। दूसरा प्रकार इसका जल द्वारा निर्मित चट्टान। यानी इसमें किसकी मुख्य भूमिका होगी, जल की। देखो
इस प्रकार की चट्टान मुख्यतः जल स्रोतों के निकट बनती, स्रोतों के निकट बनती। इन्हें ऑर्जिलाइजर्स चट्टान कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्जिलाइजर्स क्या करते हैं? ऑर्जिलाइजर्स क्या क्या जाता है? चट्टान कहा जाता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा बनने वाली चट्टानों को। अगर जल के द्वारा, देखो ये पर्वत है, इस पर्वत से यहाँ पर नदियां आई, नदियां अगर ये जमाव अगर झील में करें तो झील की परतदार चट्टानें बनी, अगर सागर में करें तो सागर की परतदार चट्टानें बनी, नदी में करें तो नदी में परतदार चट्टानें बनी। तो इससे क्या बनेगी? झील में परतदार चट्टान, सागरीय परतदार चट्टान। अगर नदी में करें तो कौन सा? नदीय परतदार चट्टान। यानी अगर निक्षेपण नदी झील में हो रहा तो झील में, अगर सागर में हो रहा तो सागर में, नदियों में हो रहा तो नदियों में। नेक्स्ट अपने तीसरा इसमें प्रकार देखें। नेक्स्ट जो इसका थर्ड टाइप आ रहा है, उस टाइप की बात करें जो है कौन सा? ग्लेशियल या हिमानीकर्षण। तीसरा इसमें ग्लेशियल या हिमानीकर्षण, यानी इसमें किसकी मुख्य भूमिका होगी? हिमोट की। यानी कहा? उच्च पर्वतीय जो भाग है, उच्च पर्वतीय भाग या उच्च अक्षांशों में हिम द्वारा अपरदन से बनी चट्टानों, यानी स्लाइड होगी। क्या होती है? स्लाइड होगी। क्या स्लाइड होगी? उच्च पर्वतीय या उच्च अक्षांशों में हिम द्वारा अपरदन से बनी चट्टानों को हिमोड या मोरिन कहते हैं। मोरिन मिट्टी कहते हैं ऐसे। हिमोड या क्या कहते हैं? मोरिन कहते हैं। अब देखो शिली भवन या लिथिफिकेशन क्या है? ये दो टर्म है। शिली भवन या लिथिफिकेशन। शिली भवन या अपने लिथिफिकेशन क्या चीज? देखो क्या करते हैं नदियां, क्या करती है? प्रति वर्ष क्या करती है? नया जलोढ़ लाती। तो नया जलोढ़ जब नीचे परतदार पर जमता जाएगा और नीचे वाली जो परत यानी उसके अंदर जैसे दबाव बढ़ेगा उसमें पानी सारा का सारा निकल जाए, वो क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। तो इससे बनी चट्टानों क्या बोलते हैं? शिली भवन। दो क्या? नदियों द्वारा प्रति वर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ का जमाव मैदानी भागों में किया जाता है। लगातार परतदार जमाव से नीचे वाली परत पर दबाव
बढ़ने से पानी निकल जाता है, जो जिससे कठोर चट्टान का रूप ले लेती। इस प्रकार बनी चट्टानों को, इस प्रकार की प्रक्रिया को शिलीभवन या लिथिफिकेशन कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक टर्म हो रही वेंटवर्थ मापक क्या चीज है? वेंटवर्थ यानी खनिज कण, यानी जो खनिज कणों का आकार है, खनिज कणों के आकार के अकॉर्डिंग उनका क्या करना, कोटि निर्धारण, इनका रैंक डिवाइडेशन करना, ये क्या कहलाता है? वेंटवर्थ। यहां लिख सकते हैं खनिज कणों के आकार के अनुसार यानी साइज के अकॉर्डिंग, आकार के अनुसार इनका कोटि निर्धारण यानी रैंक डिवाइडेशन करना ही क्या? वेंटवर्थ मापक कहलाता है। ठीक है, उनका क्या, उनका साइज के अकॉर्डिंग इनका डिवाइडेशन करना। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट ये अपनी जो अवसादी शेल है ये कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद अपने पढ़ेंगे कायांतरी शेलें, यानी जो अपने कौन सी मेटामॉर्फिक रोग, वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड के लिए जो अपना लैब असिस्टेंट का है, सेकंड ग्रेड के लिए ये कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।